हेलो गाइस। मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और जिसमें जीके पूछी जाती है, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, तो इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आपको बताना है कि हमारे देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है सुश्री जयललिता। तो गाइज, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर है सी, सुचेता कृपलानी। तो इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि देश की पहली महिला, आपको बताना है देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। और इसके साथ साथ आपको मुझे ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला भारतीय राजदूत कौन थी। पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी। तो आप मुझे बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला राजदूत इनमें से कौन थी और पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। और तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा बार बनने वाली तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा बार बनने वाली महिला सीएम कौन थी। बनने वाली महिला सीएम कौन थी। ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे जो देश में महिला राज्यपाल बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया था। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो अगर आपको नहीं पता तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। और तमिलनाडु की सबसे ज्यादा बार बनने वाली महिला जो सीएम है वह है सुश्री जयललिता। तो आप मुझे सभी बताइए कि सुश्री जयललिता की जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि सुश्री जयललिता की जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है। मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो समाधि स्थल है मेरीना बीच पर है। कहाँ पर है? मेरीना बीच पर है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। अगर आपको पता है तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए, आपको अब बताना है कि वर्तमान में तमिलनाडु के जो सीएम है उनका क्या नाम है। वर्तमान में जो तमिलनाडु के सीएम है, वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम का क्या नाम है। कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के स्टैलिन। के स्टैलिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो और आप मुझे ये बताइए कि जो सुचेता कृपलानी थी, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी, यह कौन से नंबर की मुख्यमंत्री बनी थी। कौन से नंबर की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी और इनका टेन्योर कब से कब तक था। इनका कार्यकाल कौन सा कब से कब तक रहा और कौन से नंबर की यह यूपी की सीएम बनी थी। आप सभी जानते हैं कि जो सुचेता कृपलानी है यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और इसी के साथ साथ यह देश की भी किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है। तो सुचेता कृपलानी चौथे नंबर की जो यूपी की सीएम बनी थी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनके बारे में। तो यहाँ देख सकते हो कि सुचेता कृपलानी यूपी की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी और इनका टेन्योर देख सकते हो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो आप अगर यूपी से हैं तो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुचेता कृपलानी यूपी की कौन से नंबर की मुख्यमंत्री थी। ठीक है। इसी के साथ साथ यह इंडियन फ्रीडम फाइटर भी रही थी। पॉलिटिशियन के साथ साथ आप नोट कर सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम फाइटर भी सुचेता कृपलानी रही थी। और आप देख सकते हो कि इनका जन्म कब हुआ था। 1908 में अंबाला इंडिया में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1974 में। 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी न्यू दिल्ली इंडिया में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्हें इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत
की बुलबुल या फिर भारत की कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आपको नोट कर लेना है कि सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया और भारत की बुलबुल और भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और यह यूपी की और यह यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी की भूमि किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है कि कीवी की भूमि किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि न्यूजीलैंड को कीवी की भूमि कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अब आप मुझे सभी के सभी बताइए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल का क्या नाम है। जल्दी से जल्दी बताइए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल का क्या नाम है। कमेंट करके बताइए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल का क्या नाम है। और न्यूजीलैंड को और किस नाम से जाना जाता है, न्यूजीलैंड को और किस नाम से जाना जाता है। आप सभी के सभी कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि न्यूजीलैंड को और क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। और इसे दक्षिण का, इसे साउथ का ब्रिटेन भी बोला जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण के ब्रिटेन नाम से भी न्यूजीलैंड को जाना जाता है। अब आप मुझे सभी के सभी बताइए कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। जल्दी से जल्दी बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज, आपको बताना है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किस व्यक्ति ने की थी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इसका ओबेल टस्मान। ओबेल टस्मान ने ओबेल टस्मान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूजीलैंड से बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। और आप सभी को बताना है कि जो फोबेक्स जल संधि है वह किस किस सागर के बीच में है और कहाँ पर है। फोबेक्स जल संधि, आपको बताना है फोबेक्स जल संधि किस किस सागर के बीच में है और यह कहाँ पर है। तो फोबेक्स जल संधि हमारी तस्मान सागर और जावा सागर के बीच में पड़ती है और यह न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है फोबेक्स जल संधि। और यह तस्मान सागर एवं जावा सागर के बीच में पड़ती है, या फिर आप बोल सकते हो कि तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है फोबेक्स जल संधि, यह न्यूजीलैंड में पड़ती है। तो इसमें हमने देखे न्यूजीलैंड की कैपिटल का क्या नाम है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है। अगर बात करें कि न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, तो डॉलर। आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड में डॉलर चलता है और यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड को कीवी की भूमि, इसी के साथ साथ दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल टस्मान ने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है लंदन, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क। आपको बताना है कि अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है लंदन, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। कहाँ पर है? तो अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसी के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे संगठन है जिनके मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, आप सभी बताइए कमेंट करके कि जिनेवा कहाँ पर पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि जिनेवा कहाँ पर है। आप मुझे बताइए कि कमेंट करके कि जिनेवा कहाँ पर पड़ता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जिनेवा में और किस किस के मुख्यालय हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी हमारे जिनेवा में ही है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में ही पड़ता है। WIPO विपो, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय हमारा जिनेवा में ही है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ILO, ITU इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है रेड क्रॉस का भी मुख्यालय हमारा जिनेवा में ही है। और अब आप मुझे बताइए कि WHO, WMO, WIPO, WTO, ILO, ITU, रेड क्रॉस, ये सभी के सभी इनका गठन किस वर्ष किया गया था। आप मुझे तो सभी के सभी बताइए कि इनका गठन कब किया गया था। मैं आपको बता देता हूँ, रेड क्रॉस का गठन किया गया था 1863 में और इसकी खोज करी थी हेनरी ड्यूनोट ने। हेनरी ड्यूनोट ने इसकी खोज की थी।
ठीक है। कब की थी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी, हेनरी ड्यूरेट के द्वारा की गई थी। अब आप मुझे बताइए WHO, WMO, WIPO, WTO, ILO, ITO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, स्यूडो कोड एवं डाटा फ्लो आरेख। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, स्यूडो कोड और डाटा फ्लो आरेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? आपको बताना है कि किस देश का जो उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है जो कि कहलाता है केप कैनवेरल, ये कहाँ पर पड़ता है? आपके ऑप्शन है कनाडा, USA, रूस और दक्षिण कोरिया। आपके ऑप्शन है कनाडा, USA, रूस और दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी के सभी मेरे को कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। इसका राइट आंसर क्या है? USA। तो यूएसए में यूएसए का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है केप कैनवेरल। आप सभी के सभी बताइए कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ पर है? उपग्रह प्रक्षेपण स्थल भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ पर है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका है भारत का है श्री हरिकोटा में। कहाँ पर है? श्री हरिकोटा। और ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर पड़ता है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है श्री हरिकोटा। ठीक है। अब आप मुझे सभी के सभी बताइए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी और इसरो का पुराना नाम क्या है और वर्तमान में इसरो के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इसरो की स्थापना मैं आपको बता देता हूँ। इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका बेंगलोर में इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है। तो इसरो का पुराना नाम क्या है? आप सभी के सभी जल्दी से जल्दी बताइए कि इसरो का पुराना नाम क्या था। तो इसरो का पुराना नाम था INCO SPAR। तो इसरो की जो स्थापना की गई थी इनको स्पार के नाम से की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। कमेंट करके बताइए कि इनको स्पार की फुल फॉर्म क्या है। इनको स्पार की फुल फॉर्म क्या है? सभी के सभी कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इनको स्पार की फुल फॉर्म क्या है। 1962 में इसका गठन किया गया था और विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इनको स्पार का गठन किया गया था। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इनको स्पार का गठन किया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में बेंगलोर में की गई थी। कर्नाटक बेंगलोर में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है। और जल्दी से जल्दी बताइए इनको स्पार की फुल फॉर्म क्या है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? आप सभी को बताना है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। आपके ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन, AC वाडिया, तीसरा ऑप्शन है CV रमन, चौथा ऑप्शन है PC महालनोबिस। ठीक है। आपको बताना है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AC वाडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो थे AC वाडिया। ठीक है। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना कब की गई थी और यह किस चीज के लिए है? तो आप सभी जानते होंगे कि विज्ञान के विकास को गति देने के लिए यह विद्वानों की एक संस्था है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। 1660 में। कब? 1660 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना 1660 में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है लंदन UK में। कहाँ पर है? लंदन UK में इसका
हेडक्वार्टर है, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपको पता था तो बढ़िया है, अगर नहीं पता तो आप इसे नोट कर सकते हो नोटबुक में अपनी। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एसी वाडिया। इसी के साथ साथ आपको बताना है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहले भारतीय कौन है, जो कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चुने गए थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गगनदीप कंग। तो गगनदीप कंग पहली भारतीय महिला थी जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चुनी गई थी। ठीक है, तो उनका नाम याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है गगनदीप कंग। और आपको याद रखना है कि पहले भारतीय फेलो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी वाडिया। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 1660 में इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ पर? लंदन यूके में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद यानी कि वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? व्यापार केंद्र है न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? वास्तुकार का नाम आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ली कार्बुजियो, दूसरा ऑप्शन है मिनोरिया मास्की, तीसरा है एडविन लुटियंस और चौथा है चार्ल्स कोरिया। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होएगा? जल्दी से जल्दी बताइए कि व्यापार केंद्र जो कि न्यूयॉर्क में है उसके वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी इसका सही आंसर है। तो व्यापार केंद्र के वास्तुकार थे मिनोरिया मास्की। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार का क्या नाम है? इनमें से कमेंट करके बताइए कि चंडीगढ़ के वास्तुकार का क्या नाम है, जल्दी से जल्दी बताइए। और इसी के साथ साथ आपको बताना है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के भारतीय संसद के वास्तुकार कौन है और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम है ली कार्बुजियो, ये फ्रांस के व्यक्ति थे। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम है ली कार्बुजियो। ठीक है, ये फ्रांस के थे। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डिजाइन इन्होंने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। और इनके साथ साथ ये ब्रिटिश के वास्तुकार थे। और आपको याद रखना है इसके साथ साथ एडविन लुटियंस के साथ साथ हर्बर्ट हर्बर्ट बेकर ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ल्स कोरिया के बारे में। तो चार्ल्स कोरिया को आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को बोला जाता है आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ये भारतीय वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, इन्हें आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो इन्हें 1972 में पद्मश्री, 2006 में पद्म विभूषण। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है इन्होंने किस चीज़ का डिज़ाइन किया था। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था अहमदाबाद के महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम का। अहमदाबाद के महात्मा गांधी म्यूजियम का। और दिल्ली में नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का इन्होंने डिज़ाइन किया था, वास्तुकार थे ये। और कोलकाता के सिटी सेंटर का भी इन्होंने ही डिज़ाइन तैयार किया था। और मुंबई में कंचनजंगा अपार्टमेंट। तो इन सभी के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, ये भारतीय वास्तुकार थे। और इन्हें आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट बोला जाता था। इन्हें आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को कहा जाता था। ठीक है, 1972 में इन्हें पद्मश्री और 2006 में 1972 में इन्हें पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण दिया गया था। कब? 2006 में पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। किन्हें दिया गया था? तो चार्ल्स कोरिया को 1972 में पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। अब आप मुझे सभी के सभी ये बताइए कि रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्ट इनमें से किसको दिया गया था 1984 में? ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्ट इन सभी में से 1984 में किन्हें दिया गया था? ठीक है,
आप सभी के सभी कमेंट करके बताइए कि रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्ट 1984 में इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। आपको बताना है कि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। आपके ऑप्शन है इस्लामी गणराज्य, दूसरा है संसदीय लोकतंत्र, तीसरा है संघीय गणराज्य, चौथा है संवैधानिक। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की सरकार है। और बांग्लादेश कब बना था, ये सभी के सभी बताइए कि बांग्लादेश की किस वर्ष स्थापना हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी के सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश किस वर्ष बना था। जल्दी से जल्दी बताइए कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में। कब? 1971 में। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। और संघीय गणराज्य कहाँ पर है, ये भी बताइए कि संघीय गणराज्य किस देश में लागू है। संघीय गणराज्य कहाँ पर है, जल्दी से जल्दी बताइए कि संघीय गणराज्य कहाँ पर लागू है। संघीय गणराज्य कहाँ पर लागू है, तो ये कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में संघीय गणराज्य लागू है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किस किस से हुआ है। आपको बताना है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किस से हुआ है। आपके आपके सामने ऑप्शन है सफेद और हरे रंग के संगमरमर के पत्थर से, या फिर ग्रेनाइट के पत्थर से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, या फिर सामान्य चट्टानों से। जो कि जयपुर में हवा महल का निर्माण इनमें से किस चीज से हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो कि हवा महल कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर है जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। तो सभी के सभी बताइए कि जयपुर में जो हवा महल है इसका निर्माण किससे हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से। जो कि जयपुर में हवा महल है इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जयपुर का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था। अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी उत्तर करके बताइए कि किसने करवाया था जयपुर के हवा महल का निर्माण। तो 1799 में आपको याद रखना है महाराजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। और इसके साथ साथ इसके वास्तुकार के बारे में भी पूछा जाता है कि जो हवा महल के वास्तुकार थे वो कौन थे। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम था लालचंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। हवा महल के वास्तुकार का क्या नाम है? लालचंद उस्ताद। और इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। और जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर को शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु। यहाँ पर इसे कर लेना बेंगलुरु और नई दिल्ली। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कहाँ पर भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको जल्दी से जल्दी बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर। कहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। अगर इंडिया गेट की बात की जाए तो इंडिया गेट हमारा स्थित है दिल्ली में। इंडिया गेट हमारा स्थित है दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। ऑप्शन है नेस्ले, दी हर्शे कंपनी,
जोसेफ फ्राइस एंड सन्स पियर्सन। पहला चॉकलेट बार, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? नेस्ले, हर्ष कंपनी, जोसेफ फ्राई एंड सन्स पियर्सन। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। ठीक है, आप सभी के सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है। यहाँ पर स्पेस दे देना थोड़ा सा। तो आपको बताना है यूरोपियन यूनियन का वह देश जिसने एकल मुद्रा यानी कि यूरो को अंगीकार नहीं किया है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, यूके, जर्मनी, स्पेन। फ्रांस, यूके, जर्मनी, स्पेन। तो यूरोपियन यूनियन का वह देश जिसने एकल यूरो को अंगीकार नहीं किया, तो इसका राइट आंसर है यूके ने नहीं किया। अब आप मुझे ये बताइए कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसमें कितने देश आते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि यूरोपियन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसमें कितने देश हैं। टोटल कंट्री इसमें कितनी है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, स्थापना वर्ष बताना है और इसमें कितने देश हैं या कितने देशों का समूह है आपको बताना है। तो इसमें 28 देश हैं और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी ये भी पूछ लेते हैं। तो नीदरलैंड के मोस्ट्रिच में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना नीदरलैंड में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नीदरलैंड में की गई थी। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में नीदरलैंड में हुई थी। वर्तमान में इसकी जो इसका हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन को की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर को की गई थी। और अगर आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए या फिर ना बनाई जाए। अगर आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में पता है तो जल्दी से जल्दी बताइए कि अगर आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ना है तो बताइए कि कमेंट करके कि संयुक्त राष्ट्र के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए या फिर ना बनाई जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है। आपको बताना है कि संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम, कथकली, घूमर, ओडिसी। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी से। किससे है? ओडिसी से इसका संबंध है। किसका? संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है ओडिसी से। आपको बताना है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है, इसके बारे में जल्दी से जल्दी बताइए कि कथकली कहाँ का नृत्य है और घूमर कहाँ का नृत्य है। जल्दी से जल्दी बताइए कि कथकली कहाँ का नृत्य है और साथ साथ ये भी बताइए कि घूमर कहाँ का नृत्य है। तो कथकली है केरल का। आपको याद रखना है कि केरल की एक डांस फॉर्म है कथकली। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। और घूमर, तो घूमर कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की फेमस डांस फॉर्म है घूमर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1901, 1900, 1902, 1905। अगर आप नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार की भी अलग से वीडियो बनाई जाए या फिर ना बनाई जाए। इसकी भी अलग से वीडियो आप अगर चाहते हो तो इसकी नोबेल पुरस्कार की भी वीडियो बनाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जल्दी से जल्दी बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। जल्दी से जल्दी बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1901, 1902, 1900, 1905। जल्दी से जल्दी बताइए।
तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1901 से। और कितने क्षेत्र में की गई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1901 में कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था, कि 1901 में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है 5। कितने क्षेत्रों में? 5। तो 1910 से या 6 क्षेत्रों में, 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। कब की थी? 1901 में अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नहार्ड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। और आप सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म जो हुआ था 1833 में। कब हुआ था? 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था 1833 में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये एक इंजीनियर थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो थे एक इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और यह भी पूछा जाता है कि डायनामाइट था, इनकी खोज इन्होंने किस वर्ष की थी। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि अल्फ्रेड ने डायनामाइट की खोज किस वर्ष की थी। तो 1867 में। कब? 1867 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। कब? 1867 में। ठीक है, तो ये आप तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।